हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द डायमेंशन थ्योरम के बारे में। तो जैसे पिछले बार लेक्चर था, मतलब जो 28th लेक्चर था, उससे मैंने आपको बताया था कर्नल एंड रेंज के बारे में। तो कर्नल का मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जो डोमेन से लेकर जब वो कोडोमेन में जाता है तो उसको जब जीरो मिलता है तो वो हमारी कर्नल हो जाता है, और रेंज क्या होता है वो कोडोमेन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डायमेंशन थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If L V से W is a linear transformation and V is a finite dimensional, then range L is finite dimensional। इसका मतलब ये है कि जब V से W तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक सेट से लेके दूसरे सेट मान सकते हैं, मतलब ठीक है। तो एंड फाइनाइट डायमेंशन मतलब V फाइनाइट डायमेंशनल है तो रेंज भी फाइनाइट होगी। अतः इसके कहने का मतलब है कि ये V है, ये W है। अगर ये फाइनाइट होगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट आएंगे, ठीक है। तो जो ये इसका रेंज होगी वो भी फाइनाइट होगी, ठीक है। और अगर एल से बी तक अगर ये इनफाइनाइट डायमेंशन हुआ, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एन होगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स है ना, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। वैसे ही अगर इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में एन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए एन इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो डायमेंशन थ्योरम का मतलब सिर्फ ये है मेन डायमेंशन थ्योरम में, ठीक है। और जो पेपर में अगर आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो अभी नीचे आपको बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो ये 2024 चल रहा है तो 2023 के सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, एग्जाम का ये पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो वो आपको कराऊंगा इसके बाद में। तो देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए डायमेंशन कर्नल एल, इसके बारे में तो मैं आपको पिछली वाली वीडियो बता दिया था कि कर्नल एल का डायमेंशन क्या होता है। कर्नल एल जैसे हमने निकाला था जब कर्नल एल, तो उसमें उसके अंदर एलिमेंट्स थे ना कुछ, कि एक एलिमेंट्स आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। तो वही है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हो गए मान ले कर्नल एल में, और रेंज एल में एक एलिमेंट हो गया, तो दोनों मिला के 4 हुआ, तो 4 हो गई डायमेंशन वी की डायमेंशन 4 हो गई, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मान लीजिए हमें पहले से दे रखा है कि इसकी डायमेंशन 3 है, तो इसमें से 2 मान लेते हैं कर्नल हो गए और इसमें एक रेंज हो गई, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है लेट द सबस्पेस W ऑफ R5 बी द सॉल्यूशन सेट टू द मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू 0 वेयर a इज। देखिए इसमें ये बता रहा है कि R5 एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें उसके भी एक सबसेट है। सबसेट मतलब एक छोटा सा पार्ट, R5 का वेक्टर स्पेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको सबस्पेस कहते हैं, छोटा सा स्पेस। और वो क्या है, W नाम दिया गया है उसे। और उसमें क्या बताया गया है कि उसमें जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में दिए हैं। सॉल्यूशन सेट जो है, जो सारे सॉल्यूशन सेट है, मतलब जिसके अंदर वेक्टर्स है सबस्पेस के अंदर, वो इस फॉर्म में है, x इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू हमें दे रखी है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना, फाइंड द बेसिस एंड द डायमेंशन फॉर W। मतलब बेसिस निकालना है हमें W के लिए, और डायमेंशन निकालना है W के लिए, और रैंक निकालना है हमें A के लिए। तो देखिए बेसिस W के लिए निकालना है तो वो तो निकल जाएगा, और जो बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो डायमेंशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे रैंक इसकी, ठीक है। तो देखिए ये मैट्रिक्स दी गई है हमें यहाँ पर A मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। तो जो हमारी जो मैट्रिक्स थी ए, उसमें क्या था, यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो उसको हमने जीरो बना दिया इन ऑपरेशन को लगा के। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमने ये ऑपरेशन ऐसे क्यों लगाए, तो आप इस जो मेरी इस वीडियो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा एक प्लेलिस्ट का लिंक। वो प्लेलिस्ट के लिंक में लीनियर अलजेब्रा की वीडियो होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना, मतलब देख लेना उसको, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इन तीनों को जीरो क्यों बनाया, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने ये सब करा है, ठीक है। तो वैसे ऑपरेशन लगाए हमने यहाँ पे इसको जीरो बनाने के लिए, ठीक है। इन तीनों ऑपरेशन की मदद से हमने ये जीरो करा। जैसे ये है, इसको जीरो बनाने के लिए R2 में हमने ये करा, R3 में ये करा, और R4 के लिए हमने ये करा, ठीक है। इन तीनों को जीरो बनाया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको जीरो बनाया और इसको जीरो बनाया, ठीक है। इसको जीरो, R4 और R2 और R4 इन दोनों को जीरो बनाया हमने, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे हमने जीरो बनाया ना, तो देखिए ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। तो इसमें दो ही ऐसी रो हैं जो कि नॉन जीरो है, मतलब कि जिसमें पूरी, जैसे पूरी रो जीरो हो गई ना, तो ये जीरो रो हो गई। और इसमें एक भी एलिमेंट जीरो है और बाकी सारे नॉन जीरो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो ये पूरी रो नॉन जीरो रो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जीरो रो एक ये रही, एक ये रही। तो जितनी भी नॉन जीरो रो होती है वो इसकी रैंक होती है।
तो रैंक क्या निकल गई, ए की 2 निकल गई। ठीक है, तो आप इसकी वीडियो देख लेना तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो वाली देख लोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों करा। तो अब चलते हैं बेसिस निकालने पे, क्योंकि रैंक तो हमने निकाल लिया, हमें बेसिस और डायमेंशन निकालना है डब्ल्यू का। तो देखिए बेसिस में उसने हमें सॉल्यूशन सेट दिया था एक्स इक्वल टू 0 का। तो जो उसने हमें सॉल्यूशन सेट दिया एक्स इक्वल टू 0, उसमें ए ये था, एक्स हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम ये वेक्टर स्पेस हम कुछ भी लेट कर सकते हैं कि ये थे। ठीक है, और 0 इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, यही सॉल्यूशन जो उसने हमें प्रोवाइड करा था उसके हिसाब से रखा है। अब हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और ये ध्यान रखना कि जो ये मैट्रिक्स सही है ये ए तो है, पर ये चेंज करी हमने, ये जो चेंज करके आई है वो करी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले वाले जो ये हमें गिवन थे क्वेश्चन में वही मैट्रिक्स लिख दे, तब भी हमें इनमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा कि प्लस माइनस करके ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो फालतू की मेहनत ना करते हुए हम डायरेक्ट हमने इससे ये लिख लिया। पर अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि डायरेक्ट लिखा रहता है कि डायमेंशन निकाल, तब भी आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है, और बेसिस निकालने के लिए मतलब। ठीक है, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आई इक्वेशन। ठीक है, देखिए ना यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता है x1, ये 2x2, ये हो गई x3, ये हो गई 0, ये हो गया -x5। उसके बाद इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 0x1 -5x2। वैसे ये आ गई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 थे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सबसे x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमने वैल्यू कैसे निकाली, जैसे कि यहाँ पर x1 दे रखा है तो इन सब एलिमेंट को उधर ले गए तो x1 की वैल्यू आ गई। x2 में इन सबको उधर ले गए और डिवाइड कर दिया 2 से, तो x2 की वैल्यू। x3 के लिए हमने क्या करा, इन तीनों को उधर ले गए। x4 के लिए हमने क्या करा, x4 देखिए इसमें है नहीं तो x4 इसमें नहीं है तो इसमें है। x4 में हमने क्या करा, इन सबको उधर ले गए। ठीक है, x5 में क्या करा हमने, इन सबको उधर ले गए। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी x5 है, वैसे यहाँ पर भी x4, यहाँ पर x4 नहीं है, x3 कॉमन है, x2 कॉमन है। तो अगर आप x2 चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर आना सेम ही है, चाहे आप कहीं से भी निकालें इसको। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो हमने क्या करा, x1 x2 x3 x4 x5 को हमने लेट कर लिया है, इसको a कर लिया, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e। इसको हमने इसलिए करा क्योंकि अगर हम यहाँ पर x1 x2 ऐसे करके लिख देते तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इन सब में कि कहाँ पर क्या लगेगा। इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उस इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर लेट करा। पर अगर आप बिना लेट करे भी कर सकते हो, उसके ऊपर आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मेरी तरह ही लेट करो। ठीक है, हमने लेट कर लिया इसको। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर 2x2 था और यहाँ पर x3 था, यहाँ पर x5 था, तो हमने इसको इसलिए कन्वर्ट कर दिया। ऐसे करते करते हमने इन पाँचों को लिख दिया। अब हम निकालेंगे बेसिस। बेसिस के लिए हमने क्या करा, आपको पता ही होगा कि बेसिस जो हमने पहले पढ़ा था वीडियो में लेक्चर्स में, मतलब वही आपको बता रहा हूँ कि लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप बेसिस वाली वीडियो भी देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिस के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो होती है स्पैन करना चाहिए वो, और दूसरी कंडीशन होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो स्पैन वाली कंडीशन होती है वो भी एक तरह से लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन होती है, तो इसमें हमें क्या करना है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों करना है। ठीक है, तो देखिए, या आप स्पैन भी बोल सकते हो। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं हमें, कि जिसमें लीनियर इंडिपेंडेंट वो होता है कि इसमें हम इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो अगर हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो भी हम वैसी इक्वेशन आएगी, मतलब हमारे वो पार्ट्स दे देगा उसके। पर हमें इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट की नहीं, इसमें लीनियरली डिपेंडेंट की हमें देखना है कि कौन कौन से लीनियरली डिपेंडेंट है इसके लिए। ठीक है, तो जो जो इसके लिए लीनियरली डिपेंडेंट होके, या मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो इस इक्वेशन को स्पैन करेंगे एलिमेंट्स, वो इसके बेसिस होंगे। तो स्पैन करने का मतलब देखिए, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे स्पैन करेंगे। हमने x1 x2 x3 x4 x5 लिख दिया, ये वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया कॉमा डाल के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ -2b 0, ये हमने कैसे करा, देखिए इसमें से b -2b है तो -2b कॉमन लिया। यहाँ पर b नहीं है ना, यहाँ b नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिया। यहाँ पर b है -2b लिख दिया। यहाँ पर b है तो 5b लिख दिया। यहाँ पर b है तो ये कर दिया। इस ऐसे इनको सेपरेट करा हमने। वैसे a यहाँ पर नहीं है तो यहाँ 0। यहाँ पर a है -a/2 में तो यहाँ -a/2। यहाँ पर माइनस ए है तो माइनस है, यहाँ पर a नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिया हमने। वैसे यहाँ पर सिर्फ a है तो हमने यहाँ सिर्फ a लिखा। उसके बाद c की बारी आई। c में क्या हुआ, -c हमने यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ भी -c/2। यहाँ पर एक भी c नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर 2c लिखा, यहाँ पर c लिखा। अब उसके बाद हमारा बचा ई है यहाँ पर, तो ई हमने क्या करा, ई यहाँ से ई लिखा। ठीक है, यहाँ से e/2 लिखा, यहाँ से ई लिखा, यहाँ से -5e लिखा, और यहाँ पर ई नहीं है तो यहाँ से हमने 0 लिखा। उसके बाद डी भी देख लेते हैं।
डी तो यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो डी यहाँ पर क्या हुआ, पूरा 0 0 0 हो गया। ठीक है, अब डी हमारा 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 0 डी 0 हो गया। अब देखिए हमने क्या करा, इसमें से बी कॉमन ले ले, बी हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचा, -2 0 -2 5 2। ठीक है, वैसे यहाँ पर ए कॉमन ले जाते हैं, यहाँ क्या बचा 0 -1/2 -1 0 1। ठीक है, यहाँ पर भी सी कॉमन लिया तो -1 -1/2 0 2 1। ठीक है, यहाँ पर ई कॉमन लिया हमने तो क्या बचा 1 1/2 1 -5 0। वैसे यहाँ से डी कॉमन लिया हमने तो क्या बचा डी 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए अब हमने यहाँ पर निकाल दिया है ए बी सी डी ई के निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि क्या क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या और कौन से इनको स्पैन करें, मतलब ये आ तो गए हैं 5, पर इसमें से कौन कौन से स्पैन करेंगे, मतलब इसके अंदर से निकलता है ना। जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करते थे, हमें ये गिवन रहते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें ये सब गिवन रहते थे, हमें इनको इक्वल टू करके लीनियर कॉम्बिनेशन से प्रूव करना होता था। ठीक है, इसके इक्वल रख के तो हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स से क्या सॉल्व करते हैं, इसमें हमने क्या करा, जो ए था, ए यहाँ पर क्या था 0 -1/2 -1 0 1 यहाँ पुट करा, बी यहाँ पुट करा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सी हमने यहाँ पुट करा, डी हमने यहाँ से यहाँ पुट करा, ई हमने यहाँ पुट करा। अब हमें क्या करना है, आपको मैंने पढ़ाया था वो क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 आता है, फिर 0 1 आता है, फिर 0 0 1 आता है, एक से छोड़ छोड़ के आता है और सबसे पहला एलिमेंट उसके हर रो का 1 ही होता है। ठीक है, और एक से एक लेस होता है, ये बताया था मैंने आपको। अब वाली वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये आया, उसके बाद क्या करा मैंने कि इस 1 को ऊपर ले गया, क्योंकि रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म के हिसाब से 1 सबसे ऊपर आता है। ठीक है, अगर आप गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन देखेंगे उसमें भी हम 1 पहले आगे ऊपर ही लिखते हैं। तो हमने क्या करा, रो 1 और रो 5 को इंटरचेंज करते, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो इसको ऊपर ले गए तो ये यहाँ लिख दिया मैंने, इसको हम नीचे ले गए हैं, ध्यान देखिए इसको हम नीचे ले गए। और हमें ये भी पता है कि रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म कहते हैं कि जहाँ पर भी पूरी 0 रो हो उसको हम नीचे ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। तो इसको तो मैंने ऊपर करके इसको नीचे कर दिया, तो अब ये वाली रो तो नीचे आ गई, अब इस रो को हमने ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, समझे, इसको हमने नीचे लाए पहले ये ऑपरेशन से। ठीक है, उसके बाद इसको जो हम नीचे लाए इसको यहाँ पर फोर्थ में डाल देंगे और ये वाली को नीचे डाल देंगे, इस वाली को हमने नीचे डाल दिया। अब इसको जो हम यहाँ से यहाँ लाए वो हमने यहाँ डाल दिया, और ये बाकी को हमने सेम ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो देखिए यहाँ पर तो पहला 1 आ गया, अब रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ भी 1 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही 1 हो, वो आपको मैंने रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म में बताया था। अब वहाँ से देखना, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है, और बच्चों को जिन्होंने पहले से सारी वीडियो देख रखी है। देखिए R2, R2 जो था यहाँ पर R2 ये -2 था, अब -2 को हमें इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करें, इस ऊपर से ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, -2 + 2 कर देंगे तो 0 बन जाएगा, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो R2 + 2 R1। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन अप्लाई करा, R1 तो सेम रहने दिया, R2 में ऑपरेशन लगाया तो R2 ये बन गई रो, ऐसे कन्वर्ट हो गई। वैसे सेम R3 में करा, इसको 0 बनाने के लिए हमने इसको इससे ऐड कर देंगे, तो वैसे हमने R3 को भी 0 बना दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप एक बार वो रैंक निकालने वाली या गॉसियन एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तो 0 पहले से ही है, तो इनको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रिड्यूस्ड एक्लियन फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर तो एक 0 आ गया, अब यहाँ पर यहाँ 2 भी 0 आ गए। ठीक है, अब रिड्यूस्ड एक्लियन फॉर्म कहती है कि यहाँ पर तो चलो ठीक हो गया, अब इसको भी हम 0 बनाएं, इसको भी हम 0 बनाएं, और यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम करके दिखाता हूँ आपको, इसको हमें 0 बनाना है पहले। ठीक है, देखिए इसको हमने 0 बनाया, +1/2 करके, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि मैंने इसी से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 है। अगर मैं इस ऑपरेशन को इससे अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 है, इसको अगर मैं इससे अप्लाई करूँगा तो इसमें कुछ भी माइनस करो तो ये वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगी -1 करके। ठीक है, तो हमें ये तो 0 रहने देना है, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये खराब हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी रिड्यूस्ड एक्लियन फॉर्म। तो हमने क्या करा, इसको सिर्फ इसी से करेंगे क्योंकि यहाँ इन दोनों में 0 है, तो इसको इससे करा तो हमने -1/2 प्लस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके करा तो ये 0 बन जाएगा। तो वैसे हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करा, तो इसको अप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन ये आई। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर ये ठीक है, और ये चेंज हो गया ऐसे में ऐसे। अब देखिए हम इसको भी 0 बना सकते हैं, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए
सेम वैसे यहाँ दोनों जीरो है, यहाँ दोनों जीरो, तो हम सिर्फ इन दोनों की इसकी मदद से इसको जीरो बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको इसकी मदद से जीरो बनाए तो ये तो पहली बात बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो है। इसको इसकी मदद से बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी, जीरो से कोई नॉन जीरो वैल्यू बन जाएगी। इसलिए हम इसको सिर्फ इसी से करेंगे, तो इसको इससे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा जीरो। तो हमने क्या करा, नीचे देखिए हमने ऑपरेशन अप्लाई करा है, नीचे देखिए हमने ऑपरेशन अप्लाई करा है यहाँ पर R4 + R3 करा, मतलब इस इक्वेशन में इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड करा तो हमारा ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब देखिए 1 ये रिड्यूस टू एक्यूरेट फॉर्म में यहाँ पर 0 1 ऐसे बना, 0 0 1 ऐसे बना, 0 0 0 1 यहाँ 1 बन जाता तो ये भी हो जाता। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ पर भी 1 होता तो ये बन जाता, पर यहाँ पर 1 नहीं बन सकता। क्यों यहाँ पर 1 इसलिए बन सकता, क्योंकि इसको हम किससे करें, इससे करेंगे तो यहाँ की वैल्यू चेंज, इससे करेंगे यहाँ की वैल्यू चेंज, इससे करेंगे तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसको अब कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको 1 नहीं बना सकते, इसलिए यहीं तक ही हम छोड़ देते हैं। और आपको एक बार बता दूँ कि जो ये 1 1 आता है ये पाइवट एलिमेंट्स होते हैं, पाइवट एलिमेंट्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, ऐसा आपके इसमें भी आएगा नहीं पाइवट एलिमेंट्स वाला, पर ये कॉन्सेप्ट है इसका एक। ठीक है, तो आपको बस ऐसे कर देना है। उसके बाद जिन जिन में भी ऐसे 1 1 1 करके बन रहा है ना, ये ध्यान रखना है कि ये 1 आगे नहीं बनना चाहिए, ये 1 इसके पीछे ही बनना चाहिए। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रो है ना, तो इसका अगला वाला 1 यहाँ नहीं यहाँ बनेगा, इसका अगला वाला 1 यहाँ 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 बन सकता है। ठीक है, मतलब इसके बाद ही बनेगा, इसके पहले नहीं बनेगा, ये रिड्यूस्ड रो एक्यूरेट फॉर्म कहती है। तो इसमें 3 ही आ रहे हैं, तो ये तीनों इसके बेसिस हो जाएंगे, मतलब ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे इस जो सबस्पेस है उसके लिए। मतलब जो हमने अभी इक्वेशन निकाली थी ना मैट्रिक्स वाली, उसके लिए ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये 3 ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जीरो वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें तो जीरो ही आ जाता है। इसलिए लीनियर डिपेंडेंट वाले देखते हैं कि कौन कौन से लीनियरली डिपेंडेंट है इस मैट्रिक्स के लिए, या हम बोल सकते हैं सबस्पेस डब्ल्यू के लिए कौन कौन से लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सबस्पेस में देखिए ये तीनों डिपेंडेंट हो गई, तो इन तीनों को हमने यहाँ लिख दिया है। नीचे देखिए कि बेसिस ये तीनों आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिस में 3 आए थे, 3 बेसिस आए। ठीक है, तो 3 बेसिस आए, तो जितने 3 बेसिस आए तो उसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी। तो डायमेंशन डब्ल्यू कितने हो गए, 3 हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें 3 बेसिस थे। तो उसने क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में कि बेसिस निकालने हैं, बेसिस हमने निकाल दिया, और डायमेंशन निकालनी थी डब्ल्यू की, वो हमने निकाल दिया। और उसने एक और हमें दिया था कि इन दोनों का ऐड करके 5 आना चाहिए। तो रैंक हमने आपसे पहले निकाली थी 2 और डायमेंशन 3 निकल गई, तो 3 + 2 5, तो हैंस प्रूव्ड दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब हम आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अब हम अगली वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी हमारी, उसमें हम देखेंगे 1 to 1 एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बाय।